जनवरी 2015 पाम बीच इंटरनेशनल रेसवे फ्लोरिडा। एक 2015 डॉज चार्जर एसआरटी हेलकैट स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी है। 707 हॉर्स पावर 6.2 लीटर सुपरचार्ज हेमी V8 इंजन, अमेरिका की सबसे पावरफुल मसल कार। और उसी के जस्ट बगल में एंट्री लेती है एक टेस्ला मॉडल एस, एक 4 दरवाजों वाली भोली भाली फैमिली सेडान, जिसकी पिछली सीट पर बैठकर बच्चे अक्सर स्कूल जाया करते हैं। लाइट्स ग्रीन होती हैं और दोनों गाड़ियां पूरी ताकत के साथ लॉन्च होती हैं। और अमेरिका की सबसे पावरफुल मसल कार को 400 मीटर की ड्रैग रेस में एक टुच्ची सी टेस्ला मॉडल एस एक बड़े गैप के साथ धूल चटाती है और इंटरनेट पर कोहराम छा जाता है, क्योंकि ये वही चैलेंजर एसआरटी थी जिसने मसल कार्स की रानी फोर्ड मस्टैंग को ड्रैग रेस में हराकर मस्टैंग की सल्तनत और लोगों के दिलों पर कब्जा किया था। और उसी राजा की राजगद्दी पर अब टेस्ला बैठी थी। इंटरनेट पर वीडियो तेजी से वायरल होना शुरू हो गई और सिर्फ 3 दिनों में इस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ गए। और याद रखो, ये 2015 था, आज का 2026 नहीं। और उस समय 3 मिलियन व्यूज एक बड़ा नंबर था। लेकिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था जो हर इंसान को अंदर ही अंदर खा रहा था, और वो था आखिर कैसे एक इलेक्ट्रिक सेडान एक चार्जर एसआरटी जैसे मॉन्स्टर को हरा सकती है। आखिर क्या है वो असली वजह जिसकी वजह से चैलेंजर हारी। और जब तक लोग ये फिगर आउट करते तब तक इंटरनेट पर एक और वीडियो आती है, टेस्ला ने लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर को हरा दिया। और फिर ये सिलसिला यही नहीं रुका। लैम्बो को हराने के बाद टेस्ला फरारी को हराती है, फिर मैक्लारेन 650S स्पाइडर को, और देखते ही देखते सुपर कार की दुनिया के हर बड़े चेहरे को हराने के बाद टेस्ला बन जाती है ड्रैग रेस की रानी। और ये सब हो रहा था सिर्फ एक वजह से, और वो था टेस्ला का इंसेन मोड। सिर्फ एक बटन प्रेस करते ही गाड़ी 2.8 सेकंड्स में 100 की स्पीड पकड़ लेती थी। और YouTube पर लोगों ने रिएक्शन वीडियो डालने शुरू कर दिए। पैसेंजर सीट पर बैठकर इंसेन बटन दबाते ही गाड़ी पागल हो जाती थी। और ये फीचर टेस्ला को ऊंचाई पर ले जा रहा था। अब बाकी कंपनीज जैसे लैम्बोर्गिनी और फरारी ने तो इस चीज को लाइटली लिया, क्योंकि वो सुपर कार बनाते थे। लेकिन जिसे ये हार खटक गई वो थी डॉज, क्योंकि डॉज कार्स बनाती थी ड्रैग रेस पर जीतने के लिए। लेकिन इस बार सिर्फ वो नहीं हारे थे, उनकी आइडियोलॉजी हार चुकी थी। और डॉज चुप बैठने वाला नहीं था। लेकिन एक ऐसी कार बनाना जो टेस्ला को ड्रैग रेस में हरा दे, ये पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि कोई भी कार कितनी भी पावरफुल हो, भले ही उसमें 1000 हॉर्स पावर हो, लेकिन वो लॉन्च के पहले 2 सेकंड्स में इलेक्ट्रिक मोटर से नहीं जीत सकती। अब डॉज के पास 2 ऑप्शन थे, या तो हार मानो या फिर कुछ ऐसा करो जो पेट्रोल कार ने आज तक नहीं किया था। और डॉज ने दूसरा ऑप्शन चुना, जिसके बाद डॉज के हेडक्वार्टर्स में खामोशी छा गई। क्योंकि जिस तरीके की शैतान को बनाने की डॉज सोच रहा था, वो असलियत में डॉज का नामो निशान मिटा सकती थी। और ये मैं नहीं, डॉज के लॉयर्स खुद कह रहे थे। लॉयर्स की फटी पड़ी थी डॉज का प्लान सुनकर, क्योंकि डॉज एक ऐसी कार बनाने का प्लान कर रहा था जो बुगाटी को सीधा सीधा चैलेंज करने वाली थी। एक ऐसी कार जो 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 2.3 सेकंड्स में पकड़ ले। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि बुगाटी वेरॉन को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में 2.5 सेकंड्स लगते हैं। एक ऐसी मसल कार जो लॉन्च के वक्त अपने आगे के दोनों टायर्स को जमीन से उठा ले, ताकि पीछे वाले टायर्स को ज्यादा ग्रिप मिल सके। और ये सब मिलेगा सिर्फ 55 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ। लेकिन लॉयर्स ने साफ मना कर दिया, हम ऐसी कार को अप्रूवल नहीं देंगे। हम क्या, ऐसे शैतान को कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस भी नहीं देगी। तुम लोग पागल हो चुके हो। अब लॉयर्स ने तो मना कर दिया। और फिर आया जुलाई 2015, इलॉन मस्क ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम हमारी कार में इंसेन मोड से भी ज्यादा क्रेजी मोड डालने वाले हैं, जिसका नाम होगा लुडिक्रस मोड। यानी साफ तौर पर इलॉन मस्क मसल कार को पूरी दुनिया के सामने ओपनली चिढ़ा रहा था, और अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। और डॉज के बॉस टिम ने क्रिस कोलैंड को अपने ऑफिस में बुलाया, जो डॉज के इंजीनियर हेड थे। दरवाजा बंद किया और सीधा एक सवाल पूछा, क्रिस बताओ क्या करना है। क्रिस, जो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था, उसने टिम को सीधा एक ही लाइन कही कि अगर हमें टेस्ला की कमर तोड़नी है और अपनी इज्जत वापस कमानी है, तो हमें डॉज के बोर्ड मेंबर्स के साथ गद्दारी करनी पड़ेगी। हमें एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो सिर्फ वीकेंड्स पर हमारी नई कार के ऊपर काम करे। गाड़ी को कोड वर्ड देना होगा और इस कार पर सिर्फ वीकेंड्स में ही काम होगा, जब बाकी स्टाफ छुट्टी पर रहती है। अगर अंदर या बाहर किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो ये प्रोजेक्ट खत्म, यानी हम खत्म। टिम मान गया और प्रोजेक्ट का नाम रखा गया बेनी, टॉप कैट कार्टून के एक छोटे से कैरेक्टर के नाम पे। इतना रैंडम, इतना इनोसेंट, जो बिल्कुल उस प्रोजेक्ट की तरह नहीं लगता था, जो अंदर से 1-2 करोड़ की बुगाटी को चैलेंज करने वाला था। और प्रोजेक्ट पर काम उसी रात शुरू हो गया। क्रिस की टीम वीकेंड्स पर आती थी और मंडे से पहले चली जाती थी। और जब इंजन को टेस्ट करना होता था, तब डायनो की स्क्रीन पर हॉर्स पावर रीडिंग को जानबूझकर पुरानी हेलकैट जो टेस्ला से हारी थी, उसके 707 हॉर्स पावर पर रोक दिया जाता था। मतलब अगर कोई अंदर आ भी जाए तो उसको लगे कि पुरानी हेलकैट का रूटीन टेस्ट हो रहा है, जबकि असलियत में डायनो पर एक 840 हॉर्स पावर का राक्षस पैदा हो रहा था। और यहीं पर आता है इस स्टोरी का सबसे खतरनाक पार्ट, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि टेस्ला का इलेक्ट्रिक मोटर लॉन्च पर ही तुरंत 100% टॉर्क देता था। कोई वेट नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, अभी बटन दबाओ और अभी पावर पाओ। जबकि पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं होता है, पहले आरपीएम बिल्ड करो, फिर गियर, फिर पावर, टाइम लगता है हर चीज के अंदर। और वही 2 सेकंड का गैप था जिसमें टेस्ला आगे निकल जाती थी। तो क्रिस ने सोचा कि अगर टॉर्क तुरंत नहीं दे सकते तो एनर्जी को पहले से ही बना कर रखते हैं और 1 सेकंड में सारी
एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देते हैं, तो टेस्ला को शायद हम हरा सकें। और फिर क्रिस ने बनाया ट्रांस ब्रेक, जो ऐसे काम करता था कि गाड़ी की ट्रांसमिशन लॉक हो जाती थी, लेकिन इंजन फुल थ्रॉटल पर घूम सकता था। मतलब तुम ब्रेक नहीं दबा रहे, सिर्फ एक्सीलेटर दबाओ और इंजन 2350 आरपीएम तक घूमता रहे, और ग्रीन लाइट आते ही बटन छोड़ दो, ट्रांसमिशन अनलॉक और गाड़ी एक झटके के साथ फॉरवर्ड एक्सप्लोड करे बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए। और पावर इतनी ज्यादा ब्रूचल होती थी कि गाड़ी के आगे के दोनों टायर जमीन से ऊपर उठ जाते थे, यानी पूरे 3 फीट की व्हीली। और ये सब कुछ फैक्ट्री से आने वाला था, लेकिन क्रिस यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने सोचा इंजन को और ज्यादा पावर चाहिए, और पावर के लिए ठंडी हवा चाहिए। ठंडी हवा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा कंबशन, और ज्यादा कंबशन मतलब ज्यादा। अब इंजन को ठंडा करे कैसे? और गाड़ी को ठंडा तो उसकी एसी ही करती है, तो क्यों ना कार के एसी को यूज किया जाए, यानी जो एसी कार के केबिन को ठंडा करता है। क्रिस ने उसमें मॉडिफिकेशंस कर इंजन के इनटेक पर लगा दिया, जहां से इंजन सांस लेता है, और ड्रैग मोड ऑन करते ही एसी केबिन में काम करना बंद कर देता था, और सारी ठंडी हवा इंजन की तरफ चली जाती थी, ताकि इंजन ज्यादा ठंडी सांस ले और ज्यादा जल्दी ठंडा हो सके। और ये दुनिया की पहली ऐसी प्रोडक्शन कार थी जो अपने एयर कंडीशनर से अपने इंजन को ठंडा करती थी, और इस फीचर का नाम रखा पावर चिलर। और इन दोनों चीजों का रिजल्ट, गाड़ी नॉर्मल पेट्रोल पर 808 हॉर्स पावर बनाती थी, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि टेस्ला को हराने के लिए डॉज को चाहिए थे 840 हॉर्स पावर, लेकिन उनकी कार बना रही थी 808 हॉर्स पावर। यानी डॉज ने एक शैतान बनाया, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे, क्योंकि अमेरिका में एक रूल है कि कोई भी कार कंपनी हो, फिर चाहे वो डॉज हो, फरारी हो या बुगाटी, पब्लिक रोड पर चलने वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर चलेगी, 100 ऑक्टेन रेस फ्यूल पर नहीं। अगर 100 ऑक्टेन रेस फ्यूल नहीं तो 840 हॉर्स पावर भी नहीं। यानी टेस्ला को हराने के लिए क्रिस को चाहिए थे 840 हॉर्स पावर, लेकिन सरकार के रूल्स इस चीज की अनुमति नहीं दे रहे थे। क्रिस को एक ऐसा आइडिया चाहिए था जिससे गाड़ी फैक्ट्री से स्ट्रीट लीगल निकले, और कस्टमर्स के हाथ में जाते ही गाड़ी 840 हॉर्स पावर का शैतान बन जाए। और तब टिम के दिमाग में एक आइडिया आया। टिम ने देखा कि गाड़ी तभी रोड लीगल होती है जब वो शोरूम से निकलते वक्त सारे रूल्स को फॉलो करे, लेकिन शोरूम से निकलने के बाद रोड पर गाड़ी कुछ भी करे, तब सारी जिम्मेदारी ओनर की होती है। तो क्यों ना गाड़ी अलग बेची जाए, और टेस्ला को हराने वाले एक्स्ट्रा 40 हॉर्स पावर अलग से, वो भी सिर्फ 60 रुपए में। और यहीं से ये कहानी लेती है एक सॉलिड टर्न, और इसी शैतानी दिमाग से पैदा हुआ द डीमन क्रेट, एक सीधा साधा वुडन बॉक्स जो शोरूम से गाड़ी के साथ नहीं आता था, जो गाड़ी का हिस्सा नहीं था, जो पार्ट डिपार्टमेंट से अलग मिलता था, और जिस पर प्राइस लगा था सिर्फ $1। लॉयर कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि टेक्निकली ये एक एसेसरी थी, अगर ओनर चाहे तो ले, पर ना रहन दे। लेकिन जिसने ये 60 रुपए की क्रेट खरीदी, उसकी कार कभी टेस्ला से ऑन रिकॉर्ड हारी नहीं, क्योंकि क्रेट भले ही 60 रुपए का था, लेकिन इसके अंदर टोटल 60,000 का सामान छुपा था। सबसे पहले इसमें तुम्हें मिलती थी एक नई कंप्यूटर चिप, जो गाड़ी का दिमाग बदल देती थी। तुम जैसे ही नॉर्मल पेट्रोल की जगह रेस फ्यूल कार में डलवाते थे, तब गाड़ी में 840 हॉर्स पावर अनलॉक हो जाती थी। सिर्फ पुरानी चिप निकालो, नई चिप लगाओ, और शैतान जग जाता था। लेकिन शैतान को जगाने के लिए सिर्फ चिप काफी नहीं थी, क्योंकि चिप को बताना पड़ता था कि रेस फ्यूल आया है टैंक में, और ये बताने के लिए क्रेट में मिलता था एक हाई ऑक्टेन बटन, जो डैशबोर्ड पे लगता था। रेस फ्यूल डालो, बटन दबाओ, चिप को सिग्नल मिले, अब पूरी ताकत के साथ काम करो। बिना इस बटन के नई चिप भी अंधेरी रात में सोया हुआ शेर था। स्टॉक फॉर्म में जो एयर फिल्टर था, वो इमिशन रूल्स की वजह से हवा को रोकता था, जैसे नाक पर कपड़ा बंधा हो। क्रेट में था एक कोनिकल एयर फिल्टर, खुला चौड़ा सीधा, लगाओ और इंजन को जी भरकर सांस लेने दो। और लॉन्च पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी का सारा वजन आगे होता था, आगे की भारी टायर्स की वजह से, और जब वजन आगे होगा तो पीछे के टायर स्लिप करेंगे, ग्रिप नहीं मिलेगी और पावर वेस्ट होगी। तो क्रेट में एक स्किनी फ्रंट व्हील टायर है, सिर्फ 4.5 इंच चौड़े। आगे के फैट टायर्स को उतारो, ये पतले टायर लगाओ, और ये सब कुछ था एक कस्टम फोम ट्रंक में, जो डेमन के डिग्गी में एग्जैक्टली फिट होता था। हर चीज की अपनी अलग जगह बनाई थी डॉज ने। घर से निकलो, क्रेट ट्रंक में रखो, ट्रैक पे पहुंचो, चिप स्वैप करो, बटन लगाओ, एयर फिल्टर लगाओ, फ्रंट व्हील्स बदलो, मिरर प्लेट लगाओ, प्रेशर चेक करो। टोटल 3 मिनट लगते थे इन सारे काम में, और एक नॉर्मल शोरूम कार फैक्ट्री वारंटी के साथ बुगाटी से पास सिर्फ 55 लाख रुपए में। अब गाड़ी तो तैयार थी, लेकिन गाड़ी की काबिलियत को दुनिया के सामने लाना अभी बाकी था, जिसके लिए 2016 में गाड़ी रिवील होने के 1 साल पहले डॉज ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर NHRA यानी नेशनल हॉट रोड एसोसिएशन को मेल किया, जो ड्रैग रेसिंग करवाते थे। लेटर में टेस्ट डेटा अटैच था, और सीधा सीधा एक सवाल पूछा, ये गाड़ी 9.66 सेकंड्स में 400 मीटर कंप्लीट कर सकती है टॉप फॉर्म में, क्या तुम्हारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये लीगल है? NHRA ने रिप्लाई किया, लेटर में लिखा, तुम्हारी बनाई हुई कार इतनी ज्यादा फास्ट है कि रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी कार में रोल केज होना चाहिए, पैराशूट होना चाहिए, फायर शूट होना चाहिए, कंप्लीशन लाइसेंस चाहिए। स्टॉक फॉर्म में NHRA टैक्स पर ये गाड़ी लीगल नहीं चल सकती, और तुम्हारी गाड़ी को हम ऑफिशियली बैन कर रहे हैं। अब लॉजिकली देखो तो डॉज के लिए एक डिजास्टर होना चाहिए था, एक ड्रैग कार बनाई जो ड्रैग स्ट्रिप पर ही नहीं चल सकती। लेकिन टिम को ये सब शुरुआत से पता था। टिम को पता था कि रूल्स क्या हैं, टिम को पता था गाड़ी रूल्स को तोड़ेगी, और वो बैनिंग लेटर उनके लिए मार्केटिंग गोल्ड था। मतलब टिम ने जानबूझकर गाड़ी को
ओन स्पेक्स पे बनाया जो NHRA के रूल्स तोड़ दें ताकि बैन ऑर्डर खुद आ जाए। और बैन ऑर्डर जैसे ही आया, टिम ने गाड़ी अनाउंस कर दी। Being banned from the NHRA with this car at first sounds like a negative, but reality is it's really huge street credibility for this car. Even the National Hot Rod Association says you've pushed too far. टिम ने उस बैनिंग लेटर को अपने नेशनल टीवी एड का सेंटर पीस बनाया। ऑफिशियली बैंड बाय NHRA। डॉज का नेशनल एड कैंपेन यही था। रिवील के 3 महीने पहले से डॉज ने 13 टीजर वीडियो ड्रॉप किए। हर वीडियो में क्रिप्टिक मैसेज थे। लाइसेंस प्लेट पे नंबर्स का कोड जैसे 3.9 + 221 = 405 जो टॉक रिजर्व की स्पेक्स थी। सारे 13 टीजर वीडियोस को डिकोड करने में कार कम्युनिटी को 3 महीने लग गए। और फिर आया रिवील का दिन। एक बड़ा वुडन क्रेट स्टेज पर रखा था। लाइट्स ऑफ हुई और फिर क्रेट एक आवाज के साथ टूट गया अंदर से। और ऐसे जन्म हुआ डॉज डीमन का, टायर से धुआं उड़ाते हुए पायर 94 के कंक्रीट फ्लोर पर बर्नआउट करते हुए। और फिर जो ड्रैग स्ट्रिप पर डॉज डीमन ने किया टेस्ला के साथ, वो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। सिर्फ एक संकी आदमी जिसने वो कर दिखाया जो करना दुनिया की नजर में असंभव था, सिर्फ अपने ईगो को जिंदा रखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना। ओवर एंड आउट।